आ जाए अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 9 पे। अ पर्टिकुलर कॉस्ट इज फिक्स्ड इन टोटल फॉर अ पीरियड। कि एक पर्टिकुलर कॉस्ट है, कोई स्पेसिफिक कॉस्ट है जो फिक्स्ड है टोटल में फॉर अ पीरियड। वट इज़ द इफेक्ट ऑन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ रिडक्शन इन एक्टिविटी ऑफ 50%। कि अगर हम एक्टिविटी लेवल जो 50% कम कर दें तो कॉस्ट पर यूनिट पे उसका इफेक्ट क्या होगा। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज 1 लाख डिवाइडेड बाय एक्टिविटी लेवल फर्स्ट हम रख लेते हैं 10,000 और सेकंड में हम क्या कर लेते हैं 1 लाख डिवाइडेड बाय 50% एक्टिविटी लेवल हमने कम करना है। 50% का मतलब ये हो जाएगा 5,000। तो अब इसका आंसर क्या आ रहा है 10 पर यूनिट, 10 पर यूनिट। और 50% जब हमने अपना एक्टिविटी लेवल जो है वो कम कर दिया तो फिर हमारा आंसर क्या आ रहा है 20 पर यूनिट। तो अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि 10 से हमने जब अपना एक्टिविटी लेवल जो है वो 50% कम किया तो हमारा जो है पर यूनिट कॉस्ट थी वो 100% इंक्रीज होगी। 100% कैसे, 10 यूनिट थी 10 पर यूनिट, अब वो कितनी होगी 20 पर यूनिट। तो ये कितना इंक्रीज है 100% का इंक्रीज है कि डबल हो गई है पहले से। तो अब हम अपना तो इंक्रीज कितना आया 100% इंक्रीज है कि अगर पहले 100 था तो अब 200 हो गया। तो अब हम अपना आंसर देख लेते हैं। इसमें 100% इंक्रीज का ऑप्शन एक ही है, वो कौन सा है सी, कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस बाय 100%। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9 का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा एमसीक्यू नंबर 10। इसमें वो कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट आइडेंटिफाइड एज T1, T2, T3 एंड T4। ये उसने 4 कॉस्ट की टाइप्स दे दी हैं। द टोटल कॉस्ट फॉर ईच टाइप ऑफ एट 2 डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल इज। अब उसने 2 डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल बता दिए हैं एक में। अब उसने फर्स्ट जो कॉलम है उसने क्या बताया, कॉस्ट टाइप उसने दे दी T1, T2, T3 एंड T4। उसके बाद वो कह रहा है टोटल कॉस्ट फॉर 125 यूनिट्स, वो कितनी है 1000, 1750, 2475 और 3225। टोटल कॉस्ट फॉर 180 यूनिट्स 1260, 2520, 2826 एंड 4644। अब वो कह रहा है विच 2 टाइप्स वुड बी क्लासिफाइड एज बीइंग सेमी वेरिएबल। अब हमने इनमें से 2 ऐसी टाइप्स बतानी है जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। हम कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम है कॉस्ट टाइप T1, T2, T3 एंड T4। सेकेंड कॉलम में उसने क्या कहा है टोटल कॉस्ट फॉर 125 यूनिट्स रुपीज़। थर्ड कॉलम में उसने क्या कहा है टोटल कॉस्ट फॉर 180 यूनिट रुपीज़, 180 यूनिट्स रुपीज़। अब इसमें फर्स्ट क्या है T1 पे कितनी आ रही है 1000, T2 पे 1750, 2475 और 3225। इधर आ गई 1260, 2520, 2826 एंड 4644। अब हमने उसे बताने कि कोई ऐसी 2 टाइप्स इनके इनमें से कोई भी 2 टाइप्स जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है कौन सी होती है, जिसमें कुछ पार्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है और कुछ जो है वो वेरिएबल होता है। अब हम सेमी वेरिएबल कैसे फाइंड करेंगे, वेरिएबल क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि इनमें से फिक्स्ड और सेमी को अलग अलग कर लेते हैं। वो हम कैसे करेंगे,
अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि टोटल जो है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो यानी कि इनमें से कोई भी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं फिक्स कौन कौन सी हैं। तो अब इनमें से सब जो हैं टोटल्स वो अलग अलग हैं, कोई भी सेम नहीं आ रहा, तो फिर कोई भी कॉस्ट जो है वो 100% जो है वो फिक्स नहीं है। अब हम इसको सिंपली क्या कर लेंगे, पर यूनिट चेक कर लेते हैं। पर यूनिट हम कैसे चेक करेंगे, 1000 है डिवाइडेड बाय 125, तो ये क्या आंसर आता है 8 पर यूनिट। इसी तरह 1260 डिवाइडेड बाय 180, ये आता है 7 पर यूनिट। अब ये क्या हो रहा है, जैसे हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है उस तरह पर यूनिट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है क्या होती है, अगर पर यूनिट हमारा इंक्रीज़ हो रहा हो तो उसके साथ जो हमारी, अगर हमारा पर यूनिट जो है वो कॉस्ट जो है हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा पर यूनिट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन एक्टिविटी लेवल। तो ये हमारी फिर कौन सी कॉस्ट होगी, ये हमारी है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्यों है सेमी वेरिएबल, क्योंकि पर यूनिट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है विद इंक्रीज़ इन एक्टिविटी लेवल। पहले 125 था एक्टिविटी, वो इंक्रीज़ हुआ तो कितना हो गया 180। अब जब 125 था तो हमारी पर यूनिट कितनी आई 8। जब एक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ हुआ तो हमारी पर यूनिट क्या हुई, डिक्रीज़ हो गई, तो ये क्या होगी फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। इसी तरह नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, 1750 डिवाइडेड बाय 125, ये आता है 14, एंड 2520 डिवाइडेड बाय 180 करते हैं तो ये भी क्या आता है 14, यानी ये सेम आ रहा है। तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो विद एक्टिविटी लेवल जो है वो सेम रह रही है, तो ये क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है कि जिसमें पर यूनिट जो है वो सेम रहता है विद द इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल, वो कांस्टेंट रहता है। तो T2 कौन सी होगी फिर, वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह थर्ड को हम देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 125 किया तो ये आ गया 19.8, और इसको भी डिवाइडेड बाय 180 किया तो ये हमारा क्या आ गया 15.7। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि पर यूनिट जो है वो विद द इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो यानी ये भी फिर कौन सी कॉस्ट होगी, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल T1 एंड T3 जो है वो सेमी वेरिएबल हो गई। इसी तरह इसको भी 125 डिवाइडेड बाय और इसको भी डिवाइडेड बाय 180 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 25.8, और इधर भी आता है 25.8। अब ये भी हमारी क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई पर यूनिट कॉस्ट, तो ये भी फिर कौन सी होगी हमारी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो फिर इस केस में कौन सी दो कॉस्ट हैं जो सेमी वेरिएबल हैं, एक तो है T1 एंड सेकंड कौन सी है T3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर ऑप्शन ए T1 एंड T3। नेक्स्ट MCQ नंबर 11 में वो क्या कह रहा है, कॉस्ट विच आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कॉल्ड, जो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कॉस्ट। अब पीरियड कॉस्ट जो होती है वो हमारी इनकम स्टेटमेंट में आती है, फॉर द ईयर होती है, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट में आती है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट नहीं होती। बी है सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट भी आपको पता है कहाँ पे आती है, हमारी इनकम स्टेटमेंट में आती है, सेलिंग के खर्चे जितने भी होते हैं। इसी तरह डी है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये भी कहाँ आती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ये भी हमारी जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं आती। सी है प्रोडक्ट कॉस्ट, अब ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट है ये कहाँ पे आती है, ये आती है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल में। तो हमारा यहाँ पे फिर कौन सा आंसर आ गया 11 में, ऑप्शन सी प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके बाद है 12, अ रेस्टोरेंट हैज़ द फॉलोइंग कॉस्ट इन अ पीरियड, उसने कुछ कॉस्ट दी हुई है एक रेस्टोरेंट की, वेजेस ऑफ द किचन स्टाफ, depreciation of kitchen equipment, cost of ingredients for meal, and rent paid for the restaurant building. What are the indirect cost for an individual meal, कि एक इंडिविजुअल मील पे जो इंटरेक्ट कॉस्ट होगी वो इनमें से कौन कौन सी है, 1 2 3 and 4, 1 2 and 3 only, 1 and 2 only, और डी है 2 and 4 only।
अब इसमें जो फर्स्ट है वेजेस ऑफ द किचन स्टाफ, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती। सेकंड है डेप्रिसिएशन ऑफ किचन इक्विपमेंट। अब जो डेप्रिसिएशन ऑफ किचन इक्विपमेंट है ये हमारी होगी इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट ये नहीं होती। 3 है कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर मील। कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर मील ये भी हमारी क्या होगी, डायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट इस कॉस्ट में आती है ये हमारी। 4 है रेंट पेड फॉर द रेस्टोरेंट बिल्डिंग, कि जो हमारी रेस्टोरेंट की बिल्डिंग है उसका जो हम रेंट पे कर रहे हैं ये भी हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती। तो इसलिए फिर हमारा आंसर यहाँ पे क्या गया, 2 and 4 ओनली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13। A businessman pays a salesman a basic salary plus commission based on how much he sells. Which type of cost is the salesman total earnings? अब इसमें वो कह रहा है कि कौन सी टाइप है कॉस्ट की जो सेलमैन अर्न कर रहा है उसमें। अब इसमें उसने क्या बताया हमें कि एक सेलमैन की जो है वो बेसिक सैलरी है और उसके साथ उसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है जितनी भी वो सेल करता है। यानी बेसिक सैलरी क्या हो गई हमारी, बेसिक सैलरी आ गई हमारी फिक्स कॉस्ट, और उसके बाद जो कमीशन है यानी कि वो जितनी भी सेल करेगा उस हिसाब से उसे फिर कमीशन मिलेगा। ज़्यादा सेल करेगा तो ज़्यादा कमीशन मिलेगा, कम करेगा तो कम मिलेगा, तो वेरी होता रहेगा। तो ये कौन सी आ गई, वेरिएबल। तो इस तरह फिर ये हमारी टोटल कौन सी बन गई, मिक्स कॉस्ट यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका ऑप्शन आ गया कौन सा, ऑप्शन बी, सेमी वेरिएबल। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14। विच कॉस्ट इज ट्रीटेड एज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, की कौन सी कॉस्ट है जो वेरिएबल कॉस्ट होगी एक मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए। एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, एडवर्टाइजिंग। उसके बाद आ गया बी, ड्राइवर इंश्योरेंस। ड्राइवर इंश्योरेंस का आपको पता है वन टाइम पेमेंट होती है या फिर इसकी ईयरली पेमेंट्स होगी, ये वेरिएबल नहीं होती, ये फिक्स्ड होती है। उसके बाद है डी, व्हीकल लाइसेंस, ये भी वन टाइम पेमेंट होती है, बार बार तो हम पैसे नहीं देते। तो फिर इसमें कौन सा रह गया, सी, फ्यूल। अब जितनी गाड़ी ज़्यादा चलेगी उस हिसाब से फिर हमारा फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। अगर कार जो है या जो भी हमारी व्हीकल है वो कम चलेगी तो फिर हमारा फ्यूल जो है वो भी कम होगा। तो यानी कि ये वेरी करता रहेगा फ्यूल जो है, तो इसलिए फिर यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी, वो फ्यूल, सी। नेक्स्ट एमसीक्यू 15। विच आइटम इज़ अ डायरेक्ट कॉस्ट। अब हमने उसे बताना है कि डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है। डी से स्टार्ट करते हैं, वेजेस ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर। अब वेजेस ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर आपको पता है कहाँ पे आती है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आती है। सी है फैक्ट्री रेंट, ये भी कहाँ आता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। बी है क्लीनिंग मटेरियल फॉर द फैक्ट्री, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में। उसके बाद आ गया ए, कैरिज इनवर्ड्स ऑन प्रोडक्शन मटेरियल, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। कैरिज इनवर्ड्स ऑन प्रोडक्शन मटेरियल, के जो हम प्रोडक्शन के लिए मटेरियल लाते हैं उसको जो लाने का खर्चा होता है वो हमारी फिर क्या होगी, डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16। अ कंपनी करंटली प्रोड्यूसेस 6000 यूनिट्स ऑफ इट्स सिंगल प्रोडक्ट ईच पीरियड। 6000 यूनिट्स वो प्रोड्यूस करता है। इंक्रिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 60,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60,000 एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 42,000, फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई 42,000। प्रोडक्शन विल इंक्रीज टू 8,000 यूनिट्स पर पीरियड। अब प्रोडक्शन कितनी का इंक्रीज होगी, कितनी होगी 8,000 यूनिट्स, पहले थी 6,000 फॉर पीरियड इफ द कंपनी एक्सपेंड्स कैपेसिटी रिजल्टिंग इन चेंजेस बोथ टू द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टू द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। फॉर प्रोडक्शन ऑफ 8,000 यूनिट्स पर पीरियड टोटल वेरिएबल कॉस्ट वुड बी, अब क्या होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 76,000 और फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 50,000। वट इज द रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ 8,000 यूनिट पर हेड विद द यूनिट कॉस्ट करंटली बीइंग इंकर्ड। अब हमने उसे क्या बताना है कि रिडक्शन कितनी आई है टोटल कॉस्ट पर यूनिट में। तो इसको हम सिंपली कैसे करेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट 6,000 यूनिट्स की, इसके लिए अब हम क्या कर लेंगे, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही थी 60,000 प्लस 42,000,
60,000 प्लस 42,000, ये हमारी क्या आ गई टोटल कॉस्ट। इसको हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिट 6000, तो ये फिर हमारी क्या आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट। इसी तरह हम 8000 यूनिट्स के भी निकाल लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट। 8000 यूनिट्स की वो भी हम सेम इसी तरह कैसे निकालेंगे, टोटल कितनी आ गई यहाँ पे 76,000 प्लस 76,000 प्लस 50,000, 76,000 जो थी वेरिएबल कॉस्ट टोटल प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है 50,000। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 8000, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। या फर्स्ट में कितना आ रहा है 17, इसी तरह हम सेकंड भी कैलकुलेट कर लेते हैं 76,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वो कितने हैं 8000, तो ये आ गया हमारा 15.75। अब अगर हम 6000 यूनिट्स के पर यूनिट को में से 8000 यूनिट्स का पर यूनिट रेट जो है वो लेस कर दें, तो हमारे पास रिडक्शन आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट में कि कितनी कॉस्ट हमारी कम हुई है। तो वो कितनी आ रही है 1.25, यानी कि पहले 17 आ रही थी, तो 1.25 पर यूनिट से डिक्रीज होकर कितनी हो गई 15.75। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1.25 पर यूनिट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 17। Farhan Limited is manufacturer of handbags. Following figures have been provided for the month of April 2019. उसने हमें रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद वगैरह उसने क्या गिवन किया है रॉ मटेरियल परचेजेस उसने बता दिए हैं और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बता दी है। कह रहे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैसे निकालते हैं ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके हमारे पास क्या फिगर आ जाती है रॉ मटेरियल कंज्यूम की। तो हम सिंपली इसमें एक लेजर बना लेते हैं अपना रॉ मटेरियल का। इसमें ओपनिंग कितना है हमारा 39,000 एंड क्लोजिंग कितना है 66,000। परचेजेस कितनी आ गई, अब ओपनिंग में क्या ऐड होता है परचेजेस, तो परचेजेस कितनी है 4 लाख। अब हम अपना लेजर बैलेंस कर लेते हैं, ओपनिंग आ गया प्लस परचेजेस माइनस हम क्लोजिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो कितना आ गया 373,000। तो हमारा आंसर क्या आ गया 373,000। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा एमसीक्यू नंबर 18। Farhan Limited is a manufacturer of handbags. Following figures have been provided for the month of April. Raw material consumed, direct labor cost और indirect labor। उसके बाद वो कह रहा है what is the figure for prime cost for the April 2019। अब prime cost हम कैसे फाइंड करते हैं, इसमें क्या क्या ऐड होता है prime cost is equal to direct material प्लस डायरेक्ट लेबर। अब हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर भी है। इनडायरेक्ट मटेरियल आपको पता है कहाँ, इनडायरेक्ट लेबर कहाँ पे आती है फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो हम सिंपली क्या करेंगे प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है 373,000 प्लस डायरेक्ट लेबर कितनी है 3 लाख। तो ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट की फिगर कितनी आ गई 673,000। ये हमारा आ गया आंसर 673,000। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 19। Farhan Limited is manufacturer of handbags. Following figures have been provided for the month of April. Raw material purchase, direct labor cost, advertising cost, selling and admin salaries, rent of factory,
डेप्रिसिएशन सेल इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री यूटिलिटीज़ एंड फैक्ट्री इंश्योरेंस। अब नीचे वो कह रहा है ओनली 60% ऑफ यूटिलिटीज़ expenses and 70% of insurance expense apply to factory operations. The remaining amount should be charged to selling and admin expenses. यानी कि जो फैक्ट्री यूटिलिटीज़ है उसमें से 60% जो है वो फैक्ट्री ऑपरेशंस में आएगा यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा, और जो रिमेनिंग यानी 40% है वो कहाँ पे आएगा, सेलिंग एंड एडमिन में। इसी तरह फैक्ट्री इंश्योरेंस जो है वो 70% फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा और जो 30% है वो सेलिंग एंड एडमिन में आएगा। नीचे कह रहा है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द मंथ। अब हमने अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स बतानी है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनमें से कौन कौन सी फिगर आएगी फैक्ट्री ओवरहेड्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर से हम देखते हैं रॉ मटेरियल परचेज, ये भी नहीं आती फैक्ट्री ओवरहेड्स में। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये भी नहीं फैक्ट्री ओवरहेड्स में नहीं आती, आपको पता है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट नहीं है। सेलिंग एंड एडमिन ये भी फैक्ट्री का नहीं है। रेंट फॉर फैक्ट्री, अब फैक्ट्री का रेंट है तो ये हमारा क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। रेंट ऑफ फैक्ट्री ये कितना है, 120,000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन सेल्स इक्विपमेंट, सेल की इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है, ये हमारी फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं आएगी, सेलिंग एंड एडमिन में आएगी। उसके बाद है डेप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट। अब फैक्ट्री इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है तो ये हमारा कहाँ पे आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। कितनी है ये, 70,000। नेक्स्ट उसने क्या है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट लेबर भी हमारी कहाँ पे आती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। कितनी है ये, 40,000। अब इनडायरेक्ट लेबर के बाद हमारे पास कौन सी कॉस्ट है, फैक्ट्री यूटिलिटीज़ की। फैक्ट्री यूटिलिटीज़, फैक्ट्री यूटिलिटीज़ का नीचे लेकिन वो क्या कह रहे हैं, 60% ऑफ फैक्ट्री यूटिलिटीज़ एक्सपेंस अप्लाई टू फैक्ट्री ऑपरेशन। के जो टोटल है कितना है हमारा, 20,000 जो है उसका जो 60% है वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा सर। बाकी जो है वो कहाँ आएगा, सेलिंग एंड एडमिन में। तो इसका 60% कितना आया, 12,000। उसके बाद है हमारा फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री इंश्योरेंस का वो कह रहे हैं 70% जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। तो कितनी है, 10,000 इंटू 70%, तो ये कितना आ गया, 7,000। अब हम इसे टोटल कर लेते हैं हमारी अमाउंट्स को। तो ये हमारा क्या आ जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल कितना आ रहा है, 249,000। ये हमारा क्या आ गया आंसर, 249,000। नेक्स्ट एमसीक्यू 20। इसमें वो क्या कह रहे हैं, नीलम एंड कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019। मटीरियल परचेज फॉर ₹5 lakh, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटीरियल एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ग्रॉस पेरोल फॉर द मंथ वॉज ₹2 million। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ payroll was 50% direct labor, 20% indirect labor, 20% administrative staff salaries and 10% sales staff salaries. What is the amount of prime cost incurred for the month of January? अब हमने क्या बताना है, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। अब इसमें से हमें डायरेक्ट मटेरियल फाइंड करना है और डायरेक्ट लेबर फाइंड करनी है। मटेरियल का उसने हमें क्या बताया, परचेसेस बता दिया और ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया। तो हम इससे सिंपली क्या कर सकते हैं, अपना मटेरियल कंज्यूम फाइंड कर सकते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग कितना है, एक हम अपना लेजर बना लेते हैं इसके लिए, रॉ मटेरियल का ओपनिंग कितना आ गया इसमें, 80,000। क्लोजिंग आ गया 120। परचेसेस कितनी है, 5 लाख। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, ओपनिंग प्लस परचेजेस एंड माइनस क्लोजिंग करेंगे तो हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम की अमाउंट आ जाएगी, वो
कितनी आ रही है हमारी 460,000। ये हमारा क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया, तो इसको हम लिख लेते हैं अपना 460,000 डायरेक्ट मटेरियल। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट लेबर। लेबर में वो कह रहा है ग्रॉस पेरोल फॉर द मंथ वॉज ₹2 मिलियन। 2 मिलियन टोटल थी, उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी है, 50% जो है वो डायरेक्ट लेबर है, यानी कि 2 मिलियन का 50%, 2 मिलियन का 50% कितना हुआ, 1 मिलियन। तो प्लस 1 मिलियन जो है वो हमारी क्या है, डायरेक्ट लेबर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1,460,000 प्राइम कॉस्ट आ गई ये हमारी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1,460,000। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 21, विच इज़ नॉट अ फिक्स कॉस्ट। अब हमने बताया इसमें से फिक्स कॉस्ट कौन सी नहीं है। मंथली रेंट ऑफ ₹1 मिलियन कॉन्ट्रेक्चुअली स्पेसिफाइड इन 1 ईयर लीज, कि हमने 1 ईयर लीज पे कोई चीज़ ली है और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हमने लीज पे कितने पैसे देने हैं, मंथली 1 लाख। तो ये हमारी क्या होगी फिर फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हमने पर मंथ कितना देते रहना है, 1 लाख। ये आ गई हमारी फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹50,000 पर ईयर पेड लास्ट मंथ, यानी कि 50,000 पर ईयर हम दे रहे हैं इंश्योरेंस, और ये हम हर साल देते रहेंगे, तो फिर ये हमारी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट होगी, क्योंकि पर ईयर हमने 50,000 देना है, ये फिक्स्ड है। तो फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एन ऑडिट फी ऑफ 5 लाख पर ईयर। अब ऑडिट फी भी हमारी 5 लाख पर ईयर है, यानी कि हर साल भी जब हम करवाएंगे तो हम 5 लाख देंगे, तो ये भी हमारी क्या है, फिक्स हो गई। डी है अब पोस्ट पेड मोबाइल बिल। अब पोस्ट पेड मोबाइल बिल क्या होता है कि जितनी आप उससे कॉल या SMS करते हो उस हिसाब से फिर आपको बिल आता है। आप कम करोगे तो आपको बिल कम आएगा, आप ज़्यादा करोगे तो फिर आपका बिल ज़्यादा आएगा, इनके वेरी करती रहती है। तो ये फिर हमारी क्या होती है, ये फिक्स कॉस्ट नहीं होती। तो फिर इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी। उसने पूछा विच इज़ नॉट अ फिक्स कॉस्ट, तो हमारी फिक्स कॉस्ट कौन सी नहीं है, पोस्ट पेड मोबाइल बिल। नेक्स्ट MCQ है 22, which of the following types of cost are assumed to stay the same per unit irrespective of the volume of output। कि आउटपुट जो है अगर वो हम चेंज भी करें तो हमारी कौन सी वो कॉस्ट है जिसका जो पर यूनिट है वो सेम रहता है। आपको पता है वो कौन सी कॉस्ट होती है जिसका पर यूनिट सेम रहता है, एक्टिविटी लेवल अगर चेंज भी हो जाए तो वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो इसलिए फिर हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन सी, क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट MCQ 23, अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट वुड, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है बी जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो एंड वुड डिक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट। ये तो गलत है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, बी मोर देन जीरो। कि सेमी वेरिएबल अगर हमारा आउटपुट जीरो, यानी कि हम अगर एक्टिविटी लेवल जीरो भी हो जाए तो कुछ फिक्स कॉस्ट तो होती है जो इनकर होनी ही होनी होती है, क्योंकि सेमी वेरिएबल में कौन कौन सी होती है कॉस्ट, फिक्स भी होती है और साथ वेरिएबल भी होती है। तो अगर हमारा ज़ीरो भी हो जाए लेवल, जो एक्टिविटी लेवल है, तो फिर भी हमारी कुछ फिक्स कॉस्ट जो है वो इनकर होती ही है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, बी मोर देन जीरो इफ़ नो प्रोडक्ट्स वर मेड। अब यहाँ पे वो पॉइंट फुलफिल हो रहा है कि अगर कोई भी हम प्रोडक्ट ना बनाए फिर भी हमें हमारी जो कॉस्ट है वो ज़ीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें कुछ फिक्स कॉस्ट जो है वो इनकर करनी ही पड़ती है। आगे वो कह रहे हैं एंड वुड इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट, कि आउटपुट अगर हम इसको दें तो ये फिर उसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये फिर हमारा पॉइंट क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वुड बी मोर देन जीरो इफ़ नो प्रोडक्ट्स वर मेड, कि अगर कोई प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे फिर भी वो जीरो नहीं होगी। एंड वुड देन इंक्रीज, और वो इंक्रीज होगी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट, के आउटपुट अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एंड लास्ट MCQ है 24, एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट वुड बी। अब हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जाम्पल बतानी है। द वेजेस पेड टू ऑपरेटिव्स ऑन बेसिक पे टॉप्ड अप बाय अ प्रोडक्शन बोनस स्कीम। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन क्या होता है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। द डेप्रिसिएशन ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, अब इसने डेप्रिसिएशन भी लिख दिया, इंटेंजिबल भी लिख दिया। इंटेंजिबल पे आपको पता है क्या होती है, अमोर्टाइजेशन होती है वैसे, तो ये क्या होती है, ये फिक्स्ड होती है। डी है द सैलरीज ऑफ डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर्स,
डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर्स की जो सैलरी होती है ये भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है पर मंथ। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आ गया, द वेजेस पेड टू ऑपरेटिव्स ऑन बेसिक पे टॉप्ड अप बाय अ प्रोडक्शन बोनस स्कीम। कि एक तो उनकी क्या होगी, बेसिक पे होगी और उसके साथ साथ उनको कुछ बोनस भी मिलता है। अगर वो कोई एक टास्क अगर हम उनको देते हैं तो उसके ऊपर उसको फिर उन्हें बोनस भी मिलेगा। तो इसलिए इसमें कौन कौन से दो एलिमेंट्स आ गए, एक तो फिक्स्ड होगी बेसिक पे और साथ बोनस जो है वो वेरिएबल होता है। तो फिर ये क्या होगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी हमारी। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।